बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, उन्होंने ऐलान किया है बड़ा अजीबोगरीब। इसराइल को उन्होंने मुखातिब किया है कि हमने हमला किया, तैयारी पकड़ ले। यमन और ईरान आप पर जो हमला करने के लिए जा रहे हैं वो लाइनों में हैं। अब फिर उसके बाद आप इसको रोक नहीं पाएंगे ना आप बर्दाश्त कर पाएंगे। जब ये सूरत हाल हुई तो उसी वक्त अमेरिका की जानिब से यूरोप को और पूरी तरह से हर तरह एक्टिवेट हो गए और कहा कि अब इसराइल को बचाने का वक्त आ गया है। ऐसा लग रहा है कि वो दिन ख़त्म हो गए हैं कि जब हम लोग बिल्कुल ठीक अयाशी कर रहे थे। अब ये जो यमन और ईरान हमला करने के लिए जा रहे हैं, ये कितना ख़तरनाक हमला है कि इस वक्त इसराइल में तमाम चीज़ों को पीछे रखकर हाई अलर्ट कर दिया गया है और प्लान ये बन रहा है इसराइल का कि इससे पहले कि ईरान हमला कर दे हम जाकर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा दे। ये आज जो धमकी दी गई इसकी डेवलपमेंट तो आप समझे, लेकिन सबसे पहले समझे ये आपकी स्क्रीन पर जो शख्स आ रहा है ये कौन है। इतना ज्यादा अहमियत का हामिल 29 साल पेवल दुरुफ, ये शख्स कौन है कि पुतिन की जानिब से क्लियरली फ्रांस को धमकी दी गई है कि हमें हमारा बंदा वापस चाहिए, हर सूरत हमें हमारा बंदा वापस चाहिए। और अगर ऐसी सूरत हाल कोई पैदा हुई तो फिर बड़े भयानक नताज भुगतने के लिए आप तैयार रहें। इस शख्स ने क्या बनाया और इस लड़की का क्या किरदार है उसको गिरफ्तार करवाने में, जो बड़ी खूबसूरत है। असल में एक बात समझ लें कि एक ऐप है टेलीग्राम के नाम से, जिस तरह व्हाट्सएप काम करता है इस तरह टेलीग्राम काम करता है। टेलीग्राम को बनाने वाला है ये शख्स, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक है। ना इसका कोई घर है ना कहीं रहता है, रेंट पर जाता है, जहां पर रहना। कहता मैं कभी भी नहीं रहता, मेरे पास बड़ा पैसा है लेकिन मैं इन चीजों पर जाया नहीं करता। ये रूस में पैदा हुआ। अब हुआ ये है कि रूस में पैदा होने वाला ये जो शख्स है इसके पास फ्रांस की भी नेशनैलिटी है। सीन ये हो रहा है कि ये जो जितनी इसराइल और इनकी ये जंग जारी है, या अफगान तालिबान ने जो अमेरिका के खिलाफ, उस वक्त तो इनको इजाजत नहीं थी मीडिया पर आने के लिए, जितनी दुनिया के अंदर तमाम लोग सेंसर हो जाते हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम पर जाते हैं और पूरा वर्ल्ड वहां से इंफॉर्मेशन लेता है, चाहे वो लेबनान हिजबुल्लाह के हवाले से हो, हमास के हवाले से हो, और इसी तरह दुनिया के अंदर तमाम जितनी ताकतें हैं, ये यमन के हवाले से, ये सारे के सारे जाते हैं और यूज करके आगाह करते हैं पूरी दुनिया को। अब असल में यहाँ पर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, तकरीबन दुनिया की 1 अरब के करीब आबादी टेलीग्राम इस्तेमाल करती है और रशियंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है फ्रांस से। ये जा रहा था वहाँ पर अपने प्राइवेट जेट से, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस सारी सूरत हाल में जैसे ये मामला हुआ तो पुतिन ने हुक्म जारी किया है फौरी तौर पर जो चैट्स हैं जो यहाँ पर जितनी टेलीग्राम पर हैं जो इनकी आपस की होती हैं, क्योंकि टेलीग्राम वो चीज़ है जो ना ट्रैक ये कर सकते हैं ना इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, और ये इसको गिरफ्तार, इस शख्स के जो ख़ास तौर पर इंजीनियर था उसको CIA ने हायर करने की कोशिश की। ये समझ रहे रूस के अंदर जितनी कम्युनिकेशन होती है लोग टेलीग्राम के ऊपर करते हैं और पुतिन का इसके ऊपर काफ़ी असर और जाहिर सी बात है पैदा हुआ, लेकिन इसके पास फ्रांस की भी नेशनैलिटी है। अब सीन ये है कि जो लड़की आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको आप इसकी गर्लफ्रेंड कह लें या कुछ भी कह लें, ये हर वक्त इस शख्स के साथ टूवर्स पर होती है। अब इसका काम ये होता है कि चूंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो इसने अपनी तस्वीर और चीज़ें हर वक्त इंस्टा पर पोस्ट करना होता है, और सारा मामला जो होता है इसकी लोकेशन, यानी ये जहाँ जहाँ इसके साथ जाती है, और इस सारी सूरत हाल में नहीं पता कि क्या ये किसके लिए क्या काम करती है, क्या मामला। बहरहाल इसकी इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें उस पर नजर थी। इनको फ्रांस से उड़ते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुतिन ने फौरी तौर पर कहा है कि इमीडिएटली मेरा बंदा मुझे वापस चाहिए। मसला सारा ये है कि इसके पास सारी चीज़ें, वो इसको कह रहे हैं कि तुम्हारी जो टेलीग्राम ऐप है वो इस्तेमाल होती है कि यहाँ पर दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं, माफियाज इस्तेमाल करते हैं। यानी दुनिया में इस जैसे शख्स ने जो जवाब देना होता है वो ये कहता है कि अब दुनिया के अंदर जितने बदमाश हैं सारे मंशियात वो मर्सिडीज़ में लेकर जाते हैं, तो मर्सिडीज़ को बैन कर देंगे। अब ट्रकों में, जहाज़ों में या जेट्स में दुनिया की मनी लॉन्ड्री का पैसा जाता है तो सारे जहाज़ बैन कर देंगे। अगर कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है उसको, तो इस सूरत हाल में यानी हमें कैसे पता चल सकता है हमारा क्या कसूर है। लिहाजा इस सारे मामले पर अमेरिका और सारी ताकतें, असल में रूस की सारी कम्युनिकेशन पकड़ना चाहिए, उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया
और ये जंग के मुतरादिफ मामला हो गया है। रूस ने कहा है हमने छोड़ना नहीं, क्योंकि लिबनान का हिजबुल्लाह से लेकर हमास ये सारे जो है वो टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि हमने इसको छोड़ना नहीं है, इससे सारी इसको बैन करना है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, सारे वकील पहुंच गए। रूस ने कहा है मुझे मेरा बंदा चाहिए, अगर नहीं गया तो फिर उसके बाद हम आपके लोगों को गिरफ्तार करना शुरू करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हालत ये है कि इसके बाद इलॉन मस्क को पैगाम दे दिया गया है, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी वक्त, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर एक्स से आपको पता है कि पाकिस्तान में भी बैन है, उससे इतना तंग है, वो कहता है कि खुलकर बोलो जितना बोलना है। और इस सूरत हाल के अंदर सारे काम ये कर रहे हैं कि इसको भी गिरफ्तार करें और उसके बाद बाकी ताकतें, यानी पूरी दुनिया में अब ये मामला शुरू हो गया है। आप ये देखिए अब ऐसी जंग छिड़ने वाली है जिससे पहले पहले उन्होंने छोड़ना नहीं है तमाम मामला पे इन लोगों को। अब वो कह रहे हैं इसको कि आप हमें यानी कंप्रोमाइज करवाना चाह रहे हैं इसको। अब प्यूटिन को अगर फ्रांस के ऊपर आने वाले वक्तों में मिसाइल भी मारना पड़े तो उस बंदे को रिहा करवाने के लिए तो आखिरी हद तक जाएगा, क्योंकि ये राइट हैंड समझ लीजिए इस वक्त बना हुआ है। ताकि प्यूटिन ने कोशिश की कि इसको मैनेज करने की, लेकिन वो इतना उस लेवल पर नहीं कर सके। ये फ्रांस का नेशनल भी है लेकिन पैदा हुआ है रूस में। अब ये जो लड़की है ये भी रूसी है लेकिन ये रहती किसी और मुल्क में है। सो इस सारे सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर ये पैदा, लेकिन इसके बाद जो स्नैरियो चल रहा है वो ये है कि अब आप ये सोचें कि हसन नसरुल्लाह ने अब ये सारे जो ये काम कर रहे हैं वो टेलीग्राम यूज करते हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा है इजराइल को कि तैयारी पकड़ लेना, हम आ रहे हैं, लेकिन मैंने जो हमला किया हम सेकंड फेज में आ रहे हैं। इसके बाद अब यमन तुम पर हमला करने वाला है और यमन के बाद अब अगला नंबर आने वाला है ईरान का। वो लाइन में है और वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाने वाले हैं कि तुम्हारे सारे के सारे रेडार सिस्टम, सारे के सारे डिफेंस सिस्टम उसके टुकड़े टुकड़े होने वाले, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हम तुम्हारे साथ करने क्या वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल का जो मामला है उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि अभी आज जो हमला हुआ है हमारा डिफेंस सिस्टम कामयाब नहीं हुआ, चाहे दुनिया में आप जितनी मर्जी कहानियां करा ले कि भाई हमने रोक लिया फलाना कर लिया, उन्हें छोड़ने वाले। अब आप ये सोचो ईरान जो हमला करेगा वो सबसे तगड़ा होगा, तो इसका मतलब है कि ईरान को ये खबर मिल चुकी है कि इसराइल मुझ पर हमला करने वाला है, वरना वो कभी ये काम करता ही ना। यानी आप ये सोचें कि ईरान ने आज किससे धमकी दिलवाई है? हसन नसरुल्लाह से। कब दिलवाई है? जब उसने हमला किया है। और हमला करने के बाद इसराइल ने कहा है कि जंग तो तुमने अब छेड़ दी है, अब हम मैदान में उतर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ और हम लड़ाई का आगाज करने वाले हैं। और इसराइल में सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि वहां पर इसराइली इतना बरहम है, इतना बरहम है कि तारीख में कभी नहीं, ये इसराइली नहीं है, इनमें से आधे से ज्यादा रूसी हैं, अमेरिकन हैं और बहुत सारे हैं जो दुनिया भर से छोड़ छोड़ाकर यहाँ पर आए हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि मामला इस हद तक चले गए हैं कि चीज़ें काफ़ी हद तक हमें ख़राब होती नज़र आ रही, इससे बेहतर तो हम अपने मुल्कों में थे और हमें यहाँ पर लाकर आपने बर्बाद किया। इसराइल के पास जस्टिफिकेशन के लिए कुछ नहीं है। और सबसे अजीबोगरीब सिलसिला ये है कि एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ उनका ही आर्मी चीफ कहता है कि हमें हमला नहीं करना, अगर हमने हमला कर दिया तो फिर उसके बाद पूरे रीजन में जंग छिड़ जाएगी। देखिए जो आज हिजबुल्लाह ने हमला किया उनको ये बात अच्छी तरह पता थी कि इसके बाद ईरान ने हमला करना है, लड़ाई होगी, और ये भी वो इस इंतज़ार में थे कि हो सकता है वो अभी हमला कर दें, जवाब दे दे। इसराइल ने अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। 100 फाइटर जेट्स उन्होंने कहा जी हमने दौड़ाए हैं, जवाब दिया है। लेकिन लिबनान ने कहा है कि झूठ बोल रहे हैं कि हमारा हमला नाकाम बना है। उन्होंने कहा कि असल हमारा टारगेट था 8200 इंटेलिजेंस यूनिट, जिसने सारी इंफॉर्मेशन सारा कुछ करके फवाद शुक्र का दिया जो मुखबिरों के साथ थी, तो हमने उनको नहीं छोड़ा। और इसराइल को ये बात देखिए, सारी बातें आप अपनी जगह समझ लें, 11 मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचाया है। और ये बात दुनिया में सारे लोग याद रखते हैं कि 11 मिलिट्री बेसिस आपने उड़ाई हैं और पार्शल उड़ाई हैं, ज़्यादा उड़ाई हैं। आपने उनका जहाज़ भी उड़ाया है, आपने उस जहाज़ के साथ साथ उनकी तमाम बाकी चीज़ों को भी उड़ाने में किरदार अदा किया। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल जो मामला है वो जहाज़ के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसराइल की मिलिट्री बेसिस और ये जो इंटेलिजेंस यूनिट थी और सिविलियन की आबादी, वहाँ पर इनके सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। और ये थर्ड क्लास अभी यानी समझ ले रॉकेट और ये वेस्पा टाइप जो ड्रोन्स है वो मारे जा रहे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि जब ये ईरान के ऊपर जंग इन सब के साथ छेड़ दी
तो इन्होंने यहाँ से हमलों की बरसात की, फिर वहाँ से शाम से हमले शुरू हो गए, फिर इराक से हमले शुरू हुए। अब सबसे ज़्यादा इनमें जो सेकंड नंबर पर हमला होने वाला वह यमन ने हमला करना है। ईरान आएगा एंड के ऊपर। यमन का जो हमला है वो कह रहे हैं कि ईरान से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। अब जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर अगर तो हिजबुल्लाह ने उनके साथ खड़े होकर, लेट से मिसाल के तौर पर वो लिबनान की साइड से ऐसा काम करते हैं कि इनका डिफेंस सिस्टम जैम कर देते हैं, देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? फिर उसके बाद ये हमला करेंगे, वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, वो ज़्यादा नुकसान है। तो जो भी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, एक चीज़ तो तय हो गई है कि तबाही इस वक्त होने वाली है पूरे रीजन के अंदर। बहरहाल आज इसराइल हिला है, चाहे नेतन्याहू दुनिया को जितना मर्जी कहता रहे कि स्टोरी का अख्ताम तो हम करेंगे, उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी इनके भी शहर नहीं बचने वाले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।